प्यारे बच्चों, जोहार। आज हम लोग चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। वो चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन उस ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले आपको जानना होगा कि ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, ऑस्मोसिस कितने प्रकार के होते हैं, और ऑस्मोसिस में आने वाली टर्म्स जैसे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, उसको जानने के बाद तब हम लोग चर्चा करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं ऑस्मोसिस का, कि ऑस्मोसिस क्या होता है, कि ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या होता है। तो ऑस्मोसिस इज ए फिनोमिना इन विच द सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द सॉल्यूशन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टिल बोथ द कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल। यानी कि जब सॉल्वेंट पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को होते हुए सॉल्यूशन के तरफ जाता है प्योर सॉल्वेंट से, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, उस फिनोमिना को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे कि हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर को हम पार्टीशन कर देते हैं एसपीएम द्वारा। एसपीएम यानी कि हो गया मेरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक तरफ हम रखते हैं प्योर सॉल्वेंट, यहाँ वाटर हम ले रहे हैं, और एक तरफ हम ले रहे हैं सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर का सोल्यूशन हम ले रहे हैं। तो यहां जो होगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा वो फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन होगा। कब तक होगा? जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें एक टर्म आ रही है एसपीएम, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज डिफाइंड एज द मेम्ब्रेन which selectively allows the solvent particles to move through it but not the solute particles। यानी कि वैसा मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स उससे मूव कर सकते हैं लेकिन सोल्यूट पार्टिकल्स उससे मूव नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल है आपका पार्चमेंट पेपर, इसका एग्जाम्पल है आपका एनिमल्स ब्लडर, जैसे कि पिग्स ब्लडर है, उसको हम लोग यूज करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। अब इसको हम लोग आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, जैसे कि क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, उसका जिलाटिनस पोर्स में उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल हमको देखना है कि ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल क्या क्या है। तो ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है बल्जिंग ऑफ रेजिन्स। आप किशमिश को जब पानी में फूलने देते हो तो पानी उसके अंदर प्रवेश करती है, तो वो हो गया आपका एग्जाम्पल ऑस्मोसिस का। बादाम है, बादाम को आप फूलने देते हो पानी में तो बादाम फूल जाता है, तो उसमें भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो वाटर बादाम के अंदर प्रवेश किया तब बादाम फूला। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया ऑस्मोसिस का। अब बात उठता है कि ऑस्मोसिस कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में हम लोग देखते हैं कि ऑस्मोसिस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एंडो ऑस्मोसिस, और दूसरा होता है आपका एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस क्या है कि एंडो ऑस्मोसिस में कोई सेल के अंदर पानी जब प्रवेश करता है, यानी कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज इनसाइड द सेल, तो उसको हम लोग कहेंगे एंडो ऑस्मोसिस। एग्जाम्पल बल्जिंग ऑफ रेजिन्स। किशमिश को जब आप पानी में फूलने देते हो तो वो किशमिश क्या करता है? फूल जाता है, यानी कि पानी का बहाव कहाँ हुआ? किशमिश के अंदर हुआ, तो वो आपका आ गया एंडो ऑस्मोसिस की तरह। और दूसरा होता है एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस में क्या है कि व्हेन द वाटर फ्लो इज आउटसाइड द सेल, यानी कि वाटर का फ्लो जो होगा वो सेल से बाहर आ जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे एंडो ऑस्मोसिस। जैसे कि आप रेड ब्लड सेल्स ले लीजिए या आप अंडा ले लीजिए, उस अंडे का छिलके को हटा दीजिए और उसको सलाइन वाटर में आप डाल दीजिए। तो सलाइन वाटर में जैसे डालिएगा तो वो श्रिंक कर जाएगा, यानी कि वाटर का फ्लो बाहर, क्योंकि सॉल्ट का कंसंट्रेशन अधिक है तो वहां हो गया, जिसके चलते वो सिकुड़ जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। अब इसमें हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। वो डेमोन्स्ट्रेशन होता है आपका एग एक्सपेरिमेंट का। इस एग एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक एग लेते हैं, उस एग में
जो बाहरी कवर जो होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। उस कैल्शियम कार्बोनेट के नीचे एक पतला सा प्लास्टिक नुमा चीज रहता है, वो आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। वो एक मेम्ब्रेन उसको हम लोग कहते हैं जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो उस कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस एक को डाइल्यूट HCl में हम लोग डाल देते हैं। तो जैसे HCl में डालते हैं तो वो डिसॉल्व कर जाता है। डिसॉल्व हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्रेश वाटर में डाल देते हैं। तो जैसे फ्रेश वाटर में डालते हैं तो वो एक बल्ज कर जाता है। तो बल्ज करने के चलते वाटर उसके अंदर प्रवेश किया, क्योंकि कंसंट्रेशन एक के अंदर जाते हैं, तो वो आपका हो गया एंडोऑस्मोसिस। और उसी एग को अगर हम सलाइन वाटर में डाल देते हैं तो चूंकि नमक का कंसंट्रेशन बाहर अधिक है, तो वो एग से पानी जो होता है, एग मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उससे बाहर आ जाता है और वो एग श्रिंक कर जाता है। वो हो जाता है आपका एक्सोऑस्मोसिस। अब एक एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद आप जान गए कि एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। हम लोग अब जो प्रॉपर्टी है इसका, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड to prevent the phenomena of osmosis, या the minimum hydrostatic pressure to prevent the phenomena of osmosis is called osmotic pressure। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। पाई इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेट करते हैं हम लोग टेम्परेचर और कंसंट्रेशन से। तो कैसे उसको रिलेट करेंगे वो देखा जाए। पहला हम लोग जो देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T, यानी कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T। और पाई ये केस तभी संभव है व्हेन कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट, व्हेन C इज योर कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट, और पाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू T। ये मेरा पहला है। सेकेंड है कि एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन C, यानी कि T जब कांस्टेंट रहता है तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C और पाई इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू C। ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू T और पाई इज इक्वल टू CRT। ये R जो है ये गैस कांस्टेंट हो गया। ये आप लोग 11 में ही स्टेट्स ऑफ मैटर में जानते हैं इस चीज को, गैस कांस्टेंट। अब ये जो फॉर्मूला निकला ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इज इक्वल टू CRT, इससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। यानी कि पाई इज इक्वल टू CRT को अब हम लोग इलाबोरेट करके सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए, C जो आपका कंसंट्रेशन है वो मोलैरिटी के बराबर होता है। तो सिंस C इज इक्वल टू N/V, तो देयरफॉर पाई इज इक्वल टू N/V इंटू RT और पाई V इज इक्वल टू nRT। ठीक, ये इक्वेशन उसी प्रकार आ गया जैसे आइडियल गैस इक्वेशन आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते थे, PV इज इक्वल टू nRT। अब चूंकि n यहाँ नंबर ऑफ मोल्स है, R आपका गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है, पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है और V है वॉल्यूम इन लीटर्स। तो इस n को हम लोग फर्दर ब्रेक करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि पाई V इज इक्वल टू WV बाय MB इंटू RT और MB इज इक्वल टू WB इंटू RT डिवाइडेड बाय पाई इंटू V। ये जो V होगा ये लीटर्स में होगा। ये मेरा फॉर्मूला आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर से मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन का किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, जहां MB इज द मॉलिक्यूलर वेट और द मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, WB is the weight of the non-volatile solute, R is gas constant, T is temperature in Kelvin,
V is volume in liters and pi is osmotic pressure. अब जब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम हो तो उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के अनुपात अधिक हो उसको हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिस सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम हो उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर से एक चीज और हमको आपको बताना चाहिए कि ये जो ऑस्मोसिस टर्म है इसमें एडिमा टाइप की एक बीमारी होती है। वो एडिमा बीमारी क्या होती है कि जो पर्सन सॉल्टी फूड ज्यादा लेते हैं, बहुत अधिक सॉल्ट खाते हैं, तो उसके सेल्स में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाने के चलते क्या होता है, उसका सेल जो है ज्यादा से ज्यादा एंडोऑस्मोसिस द्वारा वाटर को इनटेक करता है और सेल बल्ज कर जाता है, जिसके चलते उसके शरीर में भारीपन आ जाती है, उसको थोड़ा थकावट महसूस होती है और उसको थोड़ा सा लेथर्जिक टाइप का हो जाता है। ये जो बीमारी है इसको हम लोग कहते हैं एडिमा। तो वैसे पर्सन को कम अमाउंट का सॉल्ट डाइटरी सप्लीमेंट्स में दिया जाता है बच्चों। और एक टर्म आता है, एक हेमोलाइसिस और दूसरा है प्लाज्मोलाइसिस। ये भी जो है ये हो गया आपका हेमोलाइसिस, ये ऑस्मोसिस से रिलेटिव है, और दूसरा है प्लाज्मोलाइसिस। अब बात उठता है कि हेमोलाइसिस क्या है और प्लाज्मोलाइसिस क्या है। हेमोलाइसिस इज डिफाइंड एज द रप्चर और ब्रस्टिंग ऑफ द सेल व्हेन द सेल इज डिप्ड इन फ्रेश वाटर। यानी कि जैसे कि हम आरबीसी को हम अगर फ्रेश वाटर में डाल देते हैं तो आरबीसी के अंदर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन अधिक होने के चलते क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस होता है, और एंडोऑस्मोसिस होने के चलते सेल ब्लस्ट कर जाता है। और दूसरा आता है आपका प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में क्या है कि व्हेन द सेल इज पुट इन सलाइन वाटर द सेल श्रिंक्स। यानी कि जैसे हम आरबीसी को सॉल्टी वाटर में डाल देंगे तो चूंकि बाहर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन अधिक है तो उससे क्या होगा, वाटर बाहर आ जाएगा थ्रू एक्सोऑस्मोसिस और वो श्रिंक कर जाएगा। साथ ही बच्चों एक और छोटा सा चीज हम यहाँ बताना चाहेंगे कि एक रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, उसको आप लोग सुने होंगे आरओ टर्म से बहुत कोई आप लोग वाकिफ होंगे। दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। वो रिवर्स ऑस्मोसिस तो क्या है कि जैसे यहाँ आपने देखा कि ये पिक्चर में कि ऑस्मोसिस हो रहा है फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि सॉल्यूशन, यानी कि द फ्लो ऑफ लिक्विड जो है, सॉल्वेंट जो है, वो हो रहा है फ्रॉम द कंपार्टमेंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। अगर हम लोग इसी कंपार्टमेंट में एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक होगा, तब ये जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो रिवर्स हो जाएगा। उसी को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ द solvent particle from the compartment of the solution to the compartment of the solvent through a semi-permeable membrane when excess pressure is applied over the compartment of the solution। यानी कि solution compartment के ऊपर में अगर हम एक excess pressure डालते हैं तब फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चल जाएगा। रिवर्स डायरेक्शन में चल जाएगा यानी कि फ्रॉम द सॉल्यूशन टूवर्ड्स द सॉल्वेंट। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस से आपका सलाइन वाटर को डिसलाइन किया जाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। तो बच्चों यहीं तक ये रहने दिया जाए। आपका चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर दिया, और अब जो है हम लोग आगे की चर्चा नेक्स्ट चैप्टर की अगला वीडियोस में करेंगे।